गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to drive energy to perform various activities. जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको यूज़ करके एनर्जी डिराइव करना, और उस एनर्जी का यूज़ हम वेरियस एक्टिविटीज़ के अंदर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज़ हार्मफुल इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। और जो ऊपर की कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल्स से हम एनर्जी को डिराइव करते हैं, वहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन होता है, और इस CO2 का ये CO2 भी हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। तो यहाँ पर क्या रहता है, ऑक्सीजन लगातार हमारी सेल के पास आते रहती है, और जो CO2 प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर वो रिलीज हो जाती है हमारी बॉडी से बाहर। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। तो इस सिंपल सी प्रोसेस को जहाँ पर ऑक्सीजन को एक्सचेंज किया जाता है सेल के द्वारा फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, और CO2 को प्रोड्यूस किया जाता है सेल से और उसे एक्सचेंज किया जाता है एटमॉस्फेयर में, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस को कॉमनली हम जानते हैं रेस्पिरेशन के नाम से। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूवमेंट अप एंड डाउन। अपने हाथ को अपने चेस्ट पर ले जाइए और आप फील कर सकते हैं आपके चेस्ट के मूवमेंट को, जो किस डायरेक्शन में मूव करता है, अप एंड डाउन डायरेक्शन में। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। और ये किस वजह से होता है? ये ब्रीथिंग की वजह से होता है। हम जब भी सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट अप साइड मूवमेंट करती है, अप साइड में मूव होती है, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो चेस्ट होती है यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो डाउन मूवमेंट करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? हम ब्रीथ कैसे करते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और ब्रीथिंग की मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमंग different group of animal depending mainly on their habits habitats and level of organization। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है? डिफरेंट टाइप की होती है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट कैसा है और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि वो सेलुलर लेवल का है या फिर ऑर्गन टिश्यू लेवल का है या फिर ऑर्गन लेवल का है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। तो जो स्मॉल सेलुलर लेवल की या फिर जो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा CO2 और O2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, और ये काम उनकी पूरी बॉडी सरफेस करती है। अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल and insect have a network of tube that is called tracheal tubes
टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म में क्या पाए जाते हैं, उसकी मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि जो उसका आउटर सरफेस होता है वो कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है। और वो क्या करती है, वो एक्सचेंज करने का काम करती है O2 और CO2 को। ठीक है, अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें बहुत ट्यूब का एक नेटवर्क पाया जाता है जिसे ट्रैकियल ट्यूब्स बोला जाते हैं। और इन ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा ही क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। स्पेशियल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स और ब्रांचियल रेस्पिरेशन are used by most of the aquatic arthropods and mollusks, where vascularized bags are called lungs. Pulmonary respiration are used by the terrestrial form for the exchange of gases. तो जो हाँ ऑर्गेनिज्म में वाटर में रहते हैं उनमें गिल्स के द्वारा, और जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं उनमें लंग्स के द्वारा या फिर पॉल्मोनरी रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होते हैं। Among vertebrate, fishes use gills, whereas amphibians, reptile, bird and mammal respire through lungs. अगर हम सारे वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो जो फिशेस हैं केवल वो ही गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करती हैं। बाकी जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड और मैमल्स हैं, वो लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो फ्रॉग है वो अपनी स्किन के द्वारा भी क्या करता है, अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा, यानी कि जो उसकी गीली स्किन होती है उसके द्वारा भी वो रेस्पिरेशन करता है। और इस रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव आवर लिप्स। हमारे होंठों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। इट लीड टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। और ये एक नेजल चैम्बर में ओपन होते हैं जो आगे की ओर नेजल पैसेज में ओपन होते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। ये जो नेजल चैम्बर होते हैं ये कहाँ पर पहुँचते हैं, फेरिंग्स पर पहुँचते हैं। फेरिंग्स वो रीजन होता है जहाँ पर हमारा विंड पाइप और फूड पाइप आपस में मिलता है। अ पोर्शन ऑफ विच द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। The pharynx open through the larynx region into the trachea। और pharynx जो होता है वो larynx के हेल्प से किस में पहुँचता है, ट्रैकिया में पहुँचता है। larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called the sound box। larynx जो पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किस चीज़ का बना होता है, वहाँ पर कार्टिलेजिनियस बॉक्स होता है, यानी कि वहाँ पर ए डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज आपस में मिलते हैं। और उन कार्टिलेज से जब एयर मूव होती है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ किस पार्ट को रेस्पिरेटरी सिस्टम के किस पार्ट को साउंड बॉक्स बोला जाता है। तो वो पार्ट कौन सा होता है, लैरिंग्स वाला पार्ट होता है। ड्यूरिंग सैलविंग glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। तो larynx में क्या प्रेजेंट रहता है, लैरिंग्स की ओपनिंग में एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप प्रेजेंट रहता है जो इपीग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। ये हमने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। और ये क्या करता है, ये फूड को लैरिंग्स में इंटर करने से रोकता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड thoracic cavity which divide at the
level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchi। जो ट्रैकिया होता है वो कैसा होता है, वो एक स्ट्रेट ट्यूब होती है और ये हमारे मिड थोरेसिक कैविटी यानी कि हमारी चेस्ट जो हम बोल रहे हैं वहाँ तक ये एक्सटेंड होती है और वहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में दो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी प्राइमरी ब्रांची में। ठीक है, इसके बाद जो ईच ब्रांचाई होती है लेफ्ट और राइट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांची। इसके बाद जो प्राइमरी ब्रांची है वो आगे की ओर लगातार डिवाइड होती जाती है और वो क्या बनाती है, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांची बनाती है। द ब्रांची ओल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रांची ओल्स। और इसके बाद जो ब्रांची होती हैं टर्सरी ब्रांची वो आगे की ओर लगातार डिवाइड होकर के लास्ट जो थिन टर्मिनल ब्रांचियोल्स में डिवाइड होती हैं। द ट्रैकी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांची एंड इनिशियल ब्रांचioles आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट cartilaginous rings. Each terminal branches give rise to the number of very thin irregular walled and vascular bag-like structure called alveoli. इसके बाद जो ब्रांचियोल्स होते हैं वो आगे की ओर किस में कन्वर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में थिन और इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग में, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वियोली बोला जाता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रांचियोलस एंड एल्वियोली कंप्राइजेज द लंग्स। और इन तीनों स्ट्रक्चर को ब्रांचियोलस और एल्वियोली को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, लंग्स बनते हैं। फिगर आपका 17.1 वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। वहाँ पर एक कैसी लेयर पाई जाती है, डबल लेयर्ड प्लूरा पाई जाती है जिसमें क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। उन दोनों लेयर्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाए जाते हैं। द रिड्यूस फ्रिक्शन इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, और इसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है लंग्स की सरफेस में वो कम होता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface। तो दोनों लेयर्स, एक लेयर जो आउटर लेयर है वो कहाँ पर अटैच होती हैं, वो थोरेसिक लाइनिंग से अटैच रहती है और इनर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो किससे के कांटेक्ट में रहती है, लंग्स के सरफेस के कांटेक्ट में। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रांचियोलस constitute the conducting part, whereas the alveoli and their duct from the respiratory to or exchange part of the respiratory system। तो जो बाहरी पार्ट हैं हमारे नॉस्ट्रिल से लेकर के जो टर्मिनल ब्रोंचियोल्स हैं वो किस चीज़ का काम करते हैं, वो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को कंडक्ट करने का काम करते हैं, तो इसे कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। जहाँ जो एल्वियोली है और जो डक्ट हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली। जो ट्रांसपोर्ट पार्ट है वो क्या करता है, या कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक, clears it from foreign particles, humidified, and also bring the air to body temperature। तो ये जो पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट, ये इसके अलावा एयर को एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक पहुंचाने के अलावा भी इसके कुछ काम होते हैं, जैसे ये
फॉरिजिन जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं, और जो एयर है उसे ह्यूमिफाइड करते हैं, यानी कि उसमें मॉइस्चर ऐड करते हैं और उसको एयर का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक बनाने का, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बनाते हैं। एक्सचेंज पार्ट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन। और जो एक्सचेंज पार्ट है एल्वियोली और डक्ट वाली, वो क्या करती है, वहाँ पर एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, वहाँ पर CO2 एंड O2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर का वहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।